Hello and welcome as we advance our discussion to location and layout. So these days we've been talking about production and operation management, and today we'll advance our discussion towards location and layout. So today we'll be talking about location, and in next lecture, maybe in a couple of lectures, we'll talk about layout. So for now, let us talk of location. Now what is location? What do we mean by location? When we talk of production and operation management, if we talk of complete scope, where does production operation management start, up till which point does production operation management go, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक मेरा काम वो करके दे सकता है. तो we see that production and operation management starts with finding out the location. सबसे पहले तो हमारे को जगह देखनी होगी कि हम कहाँ पे अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, और फिर उस फैक्ट्री के अंदर अपना प्लांट सेटअप करेंगे, मशीन्स लाएंगे, रॉ मटेरियल लाएगा, वर्कर्स काम करेंगे, गोडाउन्स के अंदर बना हुआ माल रखा जाएगा. तो वहाँ से हमारी साइकिल शुरू होगी. इसका मतलब शुरुआत कहाँ से होगी? लोकेशन से. तो अगर हम स्कोप की बात करते हैं प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट की, तो लोकेशन इज द फर्स्ट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट मेरे को आंसर्स देने शुरू करता है, मेरे लिए प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस लाने शुरू करता है. फाइन. तो लोकेशन का क्या मतलब हुआ? अगर हम देखें तो फैक्टर्स दैट अफेक्ट लोकेशन डिसीजंस. क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनसे फर्क पड़ता है कि मैं अपना प्लांट कहाँ सेटअप करूँ. मेरे को एक मन हुआ कि मेरे पास इतना कैपिटल है, मेरे पास इतना पैसा है, या एग्जिस्टिंग बिजनेस भी है, तो मेरे को मन हो रहा है कि मैं अपना बिजनेस एक्सपेंड करूँगा, किसी नए प्रोडक्ट में जाऊँगा. तो कौन से फैक्टर्स होते हैं विच डिटर्मिन लोकेशन डिसीजंस, कि जो लोकेशन डिसीजंस के ऊपर जिनका इम्पैक्ट रहता है कि भाई मैं किन कारणों से क्या दिमाग में सोच करके डिसाइड करता हूँ कि कहाँ पे फैक्ट्री सेटअप की जाए. हम अपने घर का देख लें. जब हमारे को घर बनाना होता है तो हम क्या क्या तय करते हैं कि कौन सी कॉलोनी सही रहेगी, शहर के नज़दीक रहेगी, शहर जितनी कंजेस्टेड नहीं होएगी, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, मार्केट सारे नज़दीक मिल जाएंगे. तो ये कुछ कंसिडरेशंस होती हैं जब हम मकान के लिए प्लॉट देखने निकलते हैं. फिर जब आप तय कर लेते हो कि इस कॉलोनी में जाएंगे, इस कॉलोनी में जाएंगे, 2-3 एरियाज़ आप निकाल लेते हो. फिर उस एरिया के अंदर जाके हमारी क्या प्रेफरेंस हो जाती है कि कॉर्नर प्लॉट हो जाए, ईस्ट फेसिंग हो जाए. फिर हमारी एक नई कैलकुलेशन शुरू हो जाती है. तो सबसे पहले हमने क्या डिसाइड किया कि कौन से सिटी के अंदर रहना चाहेंगे. योर फादर इज इन सर्विस, वो किसी एक सिटी के अंदर रह रहे हैं, जबकि आपका जो पैटर्नल है वो दूसरा है सिटी. तो अब हम डिसाइड करते हैं कि हम क्या रिटायरमेंट के बाद पापा वहीं जाके घर बना के रहना चाहेंगे, या जहाँ पे उन्होंने पूरी लाइफ सर्विस किया है वहाँ पे रहना चाहेंगे. तो ये एक डिसीजन है जो हमारे को डिसाइड करना है कि कौन से सिटी में जाना है. फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम इसी सिटी के अंदर रहेंगे. तो इस सिटी के अंदर बहुत सारी कॉलोनीज़ हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं, कहाँ जाएं ये डिसीजन होएगा. तो फर्स्ट लेवल डिसीजन सिटी कहाँ जाएं, सेकंड लेवल डिसीजन कॉलोनी कौन सी में जाएं, थर्ड लेवल पे डिसीजन जो हम लेंगे वो ये है कि इस कॉलोनी के अंदर कौन सा प्लॉट लिया जाए. बहुत सारे प्लॉट्स हैं, कुछ कॉर्नर प्लॉट है, कुछ साइड वाले प्लॉट है, कुछ बड़े वाले प्लॉट हैं, कुछ 2 साइड ओपन है, कुछ 1 साइड ओपन है. तो बहुत सारी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं. सबकी अलग अलग रेट्स होंगी, सबके अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स होंगे. तो अब फिर हम देखते हैं कि कौन सा प्लॉट हम लेंगे. तो इसी तरह से जब हम फैक्ट्री का लोकेशन देखते हैं तो हम ये देखें कि भाई हम क्या क्या फैक्टर्स को देखेंगे, क्या क्या कंसिडरेशंस रहेंगी. तो उसके बारे में हम देखते हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट लोकेशन डिसीजंस. कौन से फैक्टर्स हैं? लेबर प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्शन के अंदर अगर आपकी फैक्ट्री ऐसी रहने वाली है जिसके अंदर बहुत बड़ी लेबर वर्कफोर्स रहेगी, तो फिर बेटर है कि हम अपनी फैक्ट्री ऐसी जगह बनाएं जहां पे लेबर की अवेलेबिलिटी हो. अगर आपने फैक्ट्री किसी ऐसी रिमोट जगह बना ली जहां पे आपको 5,000 की, 3,000 की, 2,000 की लेबर रिक्वायरमेंट है, लेकिन वहां पे लेबर है नहीं, तो डेली का लेबर अप डाउन 2,000, 3,000 जनों का, 1,000 जनों का, फॉर दैट मैटर 500 जनों का डेली का अप डाउन एक रिमोट प्लेस में बहुत कॉस्टली हो जाएगा. अगर आप कन्वेंस अरेंज करते हैं तो भी इट इज़ कॉस्टली, लेबर को अप डाउन करना पड़ रहा है तो भी इट इज़ कॉस्टली. तो अगर आप बहुत कोई लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो जहां पे बहुत सारी लेबर को आप एम्प्लॉय करने वाले हो, तो बेटर है आप ऐसी जगह पर चले जाओ जहां पे लेबर हो आपके पास. और कौन सी लेबर हो? जो आपके प्रोडक्ट के लिए सही हो. लेबर प्रोडक्टिविटी. जहां आप जाएं वहां की लेबर को उस पर काम करना आता हो. जैसे बीकानेर में ऊन का काम होता है, दरी का काम होता है. तो अगर आपको ऐसी कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो बेटर है कि आप यहां पर आकर के इंडस्ट्री सेटअप कर लो, क्योंकि यहाँ से लेबर को कहीं और लेके जाओगे, यहाँ से रॉ मटेरियल को कहीं और लेकर के जाओगे. बेटर है यहीं पे आ जाओ, सब कुछ यहीं मिल जाएगा. तो लेबर प्रोडक्टिविटी देखें कि भाई जहाँ पे हमारे लिए
प्रोडक्टिव लेबर है, हर कोई लेबर नहीं, मेरे स्किल सेट के हिसाब से, मेरी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के स्किल सेट के हिसाब से जो लेबर मिल रही है, उस लेबर के बेटर है कि हम पास में चले जाएं। देन एक्सचेंज रेट्स एंड करेंसी रेट्स। एक्सचेंज रेट्स एंड करेंसी रेट्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है लॉन्गर रन के अंदर। शॉर्ट टर्म के अंदर तो ठीक है, चल जाता है, जैसे भी है, हम भी थोड़ा सा नुकसान लेकर के चला लेते हैं, कैसे भी चला लेते हैं। लेकिन अगर एक लॉन्गर रन के अंदर ये चीज़ें प्ले करती रही तो इट कैन सीरियसली हर्ट आवर बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने बिजनेस सेटअप किया तो यहाँ पे डॉलर 70 रुपये में बिकता था। तो अगर मैं $10 का सामान लेता हूँ और उसको बाहर भेजता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन किया और $10 का सामान बाहर एक्सपोर्ट किया, तो बाहर मेरे को क्या मिलने वाला है? $10 मिल जाएगा। फाइन, मेरे को $10 मिल गया। अब यहाँ पे जब मैं पेमेंट करूँगा तो मेरे को पेमेंट किससे करना है? 70 रुपये की रेट से करना है। चलिए, मैंने एक ही मजदूर रखा है, एक ही लेबर है, रॉ मटेरियल में सिर्फ मेरा वो मजदूर है, उसी का जो आर्ट है, जैसा भी वो काम करता है वो है। तो इसका मतलब $10 का मैंने बाहर सामान भेजा और मेरे को बदले में क्या देना पड़ा? 70 रुपया देना पड़ा, 70 रुपीज़ जो एक्सचेंज रेट है। लेकिन अब अगर फ्लक्चुएशन आ जाती है और रुपये वीक हो जाता है तो यहाँ पे मेरे को क्या पेमेंट करना पड़ेगा? 75 रुपया करना पड़ेगा। और यही हालात रहे तो बहुत जल्दी 80 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। तो 80 रुपये का पेमेंट अगर मैं कर रहा हूँ, 85 रुपये का पेमेंट मैं कर रहा हूँ, बाहर से तो मेरे को $10 ही मिलने वाले हैं, क्योंकि बाहर तो कोई ऐसी आफत आई नहीं, बाहर की करेंसी तो अभी भी अच्छी चल रही है, बाहर का देश तो अभी भी अच्छा चल रहा है, तो इसका मतलब बाहर तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो वहाँ तो मेरे को क्या मिलने वाला है? अभी $10 ही मिलने वाला है। इन्फ्लेशन भी नहीं है वहाँ पे, एवरीथिंग इज अंडर चेक, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तो अब हुआ ये कि मेरा माल जो बाहर जा रहा है वो मेरे को तो $10 ही दिला रहा है, लेकिन मेरी जेब से अब कितना लग रहा है? 80 रुपया लग रहा है। इंडिया का जो पेमेंट कर रहा हूँ मैं, लेबर का पेमेंट कर रहा हूँ, वो 80 रुपीज़ में जा रहा है। तो ये बहुत हर्ट कर सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो वीकर करेंसीज होती है, जो वीकर नेशंस होते हैं, जिनकी करेंसी स्टेबल नहीं होती है, वीक नहीं हो तो भी स्टेबल नहीं होती है, कि वो गिरती जा रही है, कभी बढ़ गई कभी गिर गई, तो ऐसे अनस्टेबल एनवायरनमेंट्स में हम फैक्ट्री सेटअप करना अवॉइड करेंगे। जो MNCs आती हैं वो बहुत देख के आती हैं, इसलिए हम देखेंगे कि इंडिया में भले ही वो मार्केट पोटेंशियल देख के आ जाएंगे, क्योंकि कुछ भी चीज़ होती है वो अचानक से 130 करोड़ जनों का मार्केट मिल जाता है उनको, तो वो उस कारण से भले आ जाएं, लेकिन बिजनेस कंडीशंस, बिजनेस नॉर्म्स के कारण नहीं आते हैं वो कभी भी। क्यों? क्योंकि हमारी करेंसी स्टेबल नहीं है, हमारे टैक्स नॉर्म स्टेबल नहीं है, उनके बारे में भी अभी हम बात करते हैं। तो लेबर प्रोडक्टिविटी जहां हमारे को मिल रही है, लेबर के नज़दीक चले जाएं। एक्सचेंज रेट्स एंड करेंसी रिस्क जहां पे मिनिमाइज्ड हो, जहां गवर्नमेंट्स फ्लेक्सिबल हैं, जहां गवर्नमेंट्स एक्चुअली प्रोडक्शन को हेल्प करती है, जहां गवर्नमेंट्स ऐसा नहीं सोचती है कि मेरे 2 दोस्त हैं उन्हीं को सारा बिजनेस दे दिया जाए, कि सारा कुछ देश का बेच दो और 2 फैमिलीज़ के अंदर ही कॉन्सेंट्रेट कर दो। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर बेटर है मैं वहाँ नहीं जाऊँ, क्योंकि देर सवेर मेरा बिजनेस भी बिकेगा। नोकिया जैसी कंपनी के भी हिंदुस्तान के अंदर ताले लग गए थे, यहाँ से पैकअप करके जाना पड़ा। तो हम ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि जो कंट्री में हम जा रहे हैं वो स्टेबल कंट्री हो, इतनी अनसर्टेनिटी नहीं हो, इतना बायसनेस नहीं हो कि सिर्फ 2 फैमिलीज़ को 2 बिजनेसेस को दे रहे हैं हम, बाकी सारा पैकअप हो रहा है, सारा जो सेटअप है उसको बर्बाद कर दिया जाए। तो लेबर प्रोडक्टिविटी, एक्सचेंज रेट्स एंड करेंसी रिस्क्स, इसको हम थोड़ा सा आगे और कनेक्ट करेंगे, एक्सचेंज रेट्स एंड करेंसी रिस्क को जो भी गवर्नमेंट का एनवायरनमेंट है उससे। ये पॉलिटिकल रिस्क एंड पॉलिटिकल रिस्क, वैल्यूज़ एंड कल्चर्स। पॉलिटिकल रिस्क, आज से 6 साल पहले तक हमारे यहाँ पे सारी ओपन इकोनॉमी थी, किसी को भी रिस्क नहीं था, किसी को भी डर नहीं था, खतरा नहीं था, एवरीबॉडी वाज वर्किंग। आज के दिन अचानक से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हो तो यू आर सेफ, एक पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करते हो तो योर बिजनेस इज सेफ, अदरवाइज आपके यहाँ पे इनकम टैक्स रेट्स होंगी। तो पॉलिटिकल रिस्क्स, अगर पॉलिटिकल रिस्क्स हैं, अगर आपको लगता है कि किसी स्टेट के अंदर, किसी कंट्री में ऐसा बायस है, तो बेटर है आप वहाँ जाकर के बिजनेस ना करें। वैल्यूज़ एंड कल्चर, उस कंट्री की वैल्यूज़ कैसी हैं, जैसे कि अगर हम लें तो गुजरात का हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, जो कल्चर सिस्टम है, उसमें हम अल्कोहल बैंड है। तो अगर अल्कोहल बैंड है तो इट डजंट मेक सेंस कि मैं गुजरात के अंदर जाकर के अल्कोहल बनाऊं, क्योंकि मैं गुजरात के अंदर बनाऊंगा और आसपास कहीं बिकनी नहीं है, सारी की सारी अल्कोहल मेरे को कहाँ करनी पड़ेगी? ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी। तो जो जिस जगह आप जा रहे हो वहाँ का जो वैल्यू सिस्टम है, वहाँ का जो कल्चर है, उसका भी ध्यान रखना होगा। तो फैक्टर्स हुए हमारे लेबर प्रोडक्टिविटी, एक्सचेंज रेट एंड करेंसी रिस्क, और उसी के ऑलमोस्ट ये दोनों रिलेटेड हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल रिस्क, वैल्यूज एंड कल्चर। देन देयर आर कॉस्ट्स। ऐसी जगह जाएं जहाँ सारी टोटल कॉस्ट, हो सकता है एक जगह पे मेरे को लेबर कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही हो लेकिन रॉ मटेरियल सस्ता पड़ रहा हो, ज़मीन सस्ती पड़ रही हो,
तो फिर सारी कॉस्ट्स मिला करके मेरे को अल्टीमेटली वो मेरे बिजनेस की कॉस्ट है। तो मेरे को एक बैलेंस स्ट्राइक करना है कि लेबर कॉस्ट हो जाए, मटेरियल कॉस्ट हो जाए, लैंड कॉस्ट हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप सस्ते के चक्कर में बीकानेर जैसी जगह में आ जाते हो जो कि एकदम रिमोट है, कॉर्नर में है, अगर हम इंडिया की बात करें तो हम एकदम कॉर्नर के अंदर है। क्यों आपका ये जो सेंट्रल इंडिया है वो ज़्यादा अच्छा चलता है इंडस्ट्रियली? रीज़न बीइंग कि अगर हम वहाँ कुछ लोकेट करते हैं तो पूरे इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ईजी हो जाता है। वहीं पे अगर हम राजस्थान में और राजस्थान में बीकानेर की तरफ आके कुछ इन्वेस्टमेंट करने की सोचें तो बीकानेर से पूरे इंडिया को ट्रांसपोर्ट करने का मतलब एक किनार पे बैठे हुए हम। दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम बाकी सब जगह इतना दूर दूर ट्रांसपोर्ट करें। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी वेरी हाई। दो लैंड इज़ वेरी चीप, लेबर इज़ वेरी चीप, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ऐड हो जाएगी। तो हमारे को एक बैलेंस रखना है कि सारी कॉस्ट चेक में रहे। अल्टीमेटली नुकसान मेरा है, अल्टीमेटली दोज कॉस्ट हैव टू बी बेयर बाय मी, हैव टू बी बोर्न बाय मी। फिर प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट्स इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अभी जो हम नेक्स्ट 3 लेने वाले हैं, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्विसेज। प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट्स मतलब मार्केट के नज़दीक होना चाहिए। जहां प्रोडक्शन कर रहे हो मार्केट के नज़दीक होना चाहिए। हाँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरे मार्केट के नज़दीक हो जाऊं। जैसे मैं बीकानेर में अगर प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मैं राजस्थान के नज़दीक हो जाऊंगा, लेकिन पूरे इंडिया से दूर हो जाऊंगा। इवन अगर मैं सेंट्रल इंडिया में प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मैं बाकी के जो इंडिया के एक्सट्रीम्स हैं उनसे तो दूर ही हूं। तो हम दूर होंगे, लेकिन कोशिश करें कि मार्केट्स के नज़दीक रखें। स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्विसेज। अभी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था गुड्स एंड सर्विसेज थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो सर्विसेज के केस में तो प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रॉक्सिमिटी मतलब नज़दीकी, मार्केट्स के नज़दीक रहो आप, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। गुड्स के अंदर ठीक है चलता है, अगर गुड्स के लिए हम सब जगह फैक्ट्री नहीं डाल सकते तो कहीं पास भी होगा कहीं दूर भी होगा, बट सर्विसेज में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मार्केट्स के नज़दीक रहें। सर्विसेज क्या होती हैं? स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस। अब ये सारे अगर हम दूर ले जाएं तो उन ऑफिसेज में जाएगा कौन? बैंक्स आप हम देखते हैं इतनी सारी ब्रांचेस खुलती है। क्यों खुलती है? कि इस एरिया में कोई ब्रांच नहीं, हम खोल दें। इस एरिया में ब्रांच नहीं है मतलब इन लोगों के आसपास कोई बैंक नहीं है, तो आई विल गो देयर एंड प्रोवाइड देम सर्विस। तो ये होती है प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट्स। सर्विसेज में बहुत ज़्यादा इसका ध्यान रखते हैं हम, स्कूल्स, ट्यूशन सेंटर्स, लेकिन गुड्स में इतना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा पॉसिबल हो कि हम मार्केट्स के नज़दीक रह सकें तो अच्छा आइडिया है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम हो जाएगा। सो प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट्स। JIT सिस्टम, जस्ट इन टाइम सिस्टम्स, अगर जस्ट इन टाइम इंप्लीमेंट करना है तो ऑब्वियसली आपको मार्केट के नज़दीक रहना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट इन टाइम क्या होता है? जब जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तब वो बन जाए। जब एक कस्टमर को लग रहा है कि मुझे एक बाइक खरीदनी चाहिए, मैं ऑलमोस्ट उसी टाइम वो बाइक मैन्युफैक्चर करूँ। ऐसा नहीं है कि वो 6 महीने मेरे स्टोर के अंदर खड़ी है और मेरे शोरूम के अंदर खड़ी है। मेरे पास इतना अच्छा सप्लाई चेन हो, इतना अच्छा डिमांड फोरकास्टिंग हो कि जब कस्टमर को लग रहा है कि हाँ मेरे को एक बाइक की ज़रूरत आ रही है, मैं ऑलमोस्ट उसी टाइम मैन्युफैक्चर करूँ और विदाउट एनी लीड टाइम वो कहीं गोडाउन स्टोर में खड़ी हुए बिना 2 दिन 3 दिन के अंदर वो बिक जाए। दिस इज जस्ट इन टाइम। अब जब मैंने आगे जस्ट इन टाइम लगाया कस्टमर के एंड पे, तो बैक एंड पे भी जस्ट इन टाइम चलेगा। इसका मतलब मैं अपने सप्लायर से भी माल कब लूँगा? ऐसा नहीं है कि उससे मैंने वो सामान लेकर के, टायर्स लेकर के स्टॉक करके रखे हुए हैं। सप्लायर से भी मैं लास्ट मोमेंट पे ही लूँगा कि जैसे ही मेरे को लग रहा है कि 15 तारीख को बाइक सप्लाई करनी है तो 5 तारीख को ही सप्लायर से सामान लिया जाएगा, 10 तारीख तक गाड़ी तैयार की जाएगी, 12 तारीख तक शोरूम में आएगी, 13-14 को गाड़ी की डिलीवरी। तो इसका मतलब मेरे को टायर मैन्युफैक्चरर के भी पास होना पड़ा, सप्लायर्स के पास, कस्टमर्स के भी पास। तो प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट्स, दिस इज प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट्स। गुड्स में थोड़ा बहुत चलता है, गुड्स में इतना हम कर नहीं सकते, लेकिन सर्विसेज में तो ऐसा होता ही है। छोटे लेवल पे भी हम देखें, ब्रेड कहाँ बन रही है? सिटी में कोई 1 जगह 2 जगह बनती है, लेकिन पूरे सिटी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। डेयरी है, शहर में कोई 1 डेयरी 2 डेयरी होती है, लेकिन पूरे शहर में दूध डिस्ट्रीब्यूट होता है उस डेयरी का। तो गुड्स के अंदर इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट्स, बट सर्विसेज में। इसी में अभी हम देखें ब्रेड का और दूध का देखें, तो अगर आप मैगी की बात कर रहे हो तो वो 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर दूर से आपके पास आ जाएगी। लेकिन इफ़ यू टॉक ऑफ मिल्क, इफ़ यू टॉक ऑफ बटर, इफ़ यू टॉक ऑफ लेट्स से एनी डेयरी प्रोडक्ट, ब्रेड, तो ये ऐसा नहीं होगा कि 2000 किलोमीटर दूर से लाऊं मैं। ये पेरिशेबल आइटम्स हैं, इनकी लाइफ 2 दिन 3 दिन की होती है। अब अगर मैं इनको 2000 किलोमीटर दूर से लाता हूं तो मेरे को इनको रेफ्रिजरेशन में लाना पड़ेगा, तो इनकी कॉस्ट बढ़ने लगेगी। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है।
टेलीविजन है, कार्स है, ये तो पूरे देश के अंदर एक जगह मैन्युफैक्चर होती है और फिर सब जगह सप्लाई हो जाती है, क्योंकि ये पेरिशेबल नहीं है, ये पड़ी रहेंगी, आराम से चली जाएगी। 3 दिन 4 दिन भी अगर ट्रांसपोर्टेशन में लग रहे हैं, 6 दिन लग रहे हैं, नो इश्यूज़, एक साइकिल सेट हो जाएगी, उसके बाद चलता रहेगा। तो अगर पेरिशेबल गुड्स हैं, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, सर्विसेज हैं, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, नज़दीक जाना पड़ेगा मार्केट। तो दिस फैक्टर वॉज प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट्स। देन वी हैव प्रॉक्सिमिटी टू सप्लायर्स, सप्लायर्स के नज़दीक। अभी हमने बात की कि मार्केट के नज़दीक क्यों होना है, जिससे कि मैं जस्ट इन टाइम इंप्लीमेंट कर सकूं और जल्दी से उनको सामान दे सकूं। सप्लायर्स के नज़दीक क्यों होना है कि रॉ मटेरियल लाने में ही अगर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो रहा है, टाइम लग रहा है, तो क्यों लगाया जाए। सप्लायर्स के नज़दीक रहो, रॉ मटेरियल के नज़दीक रहो। अभी हमने ऊपर भी बात की थी कि कोशिश करें कि लेबर के नज़दीक हों, कोशिश करेंगे रॉ मटेरियल के नज़दीक हों, कोशिश करें कि चीप लैंड के ऊपर हों। तो ये भी एक इशू हो सकता है प्रॉक्सिमिटी टू सप्लायर्स के, जहाँ हमारे सप्लायर हैं, हम कोशिश करें कि हम अपना सामान वहाँ बनाएं, अपना प्रोडक्शन प्लांट जो है वहाँ उन सप्लायर्स के पास लेकर के चले जाएं। डेयरीज जनरली कैसी कर देते हैं, वो रिमोट एरियाज़ में कर देते हैं, जहाँ पे पशुपालन अच्छे से चल रहा है, तो वहीं से दूध लिया और वहीं पे अपना डेयरी का प्लांट लगा दिया। क्यों पहले उस रॉ दूध को लाया जाए, फिर उसकी प्रोसेसिंग हो, पैकेजिंग हो, इतना ट्रांसपोर्टेशन क्यों करना है। दूध की लाइफ भी कम होती है, इतनी दूर से आ रहा है, उसकी जगह वहीं पे लिया और उसको प्रोसेसिंग के अंदर डाल दिया। तो प्रॉक्सिमिटी टू सप्लायर्स, ये अभी हमने देखा ही था, पेरिशेबल गुड्स के अंदर ज़्यादा रहती है, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, बल्कि प्रोडक्ट्स हैं। पत्थर है, पत्थर को अगर हमने ट्रांसपोर्ट करना है, अब हम देखें जोधपुर के अंदर जाएँ तो सारे पत्थर के ही मकान होते हैं, बीकानेर में नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उस पत्थर को, इतना बल्कि पत्थर है कि उसको यहाँ ट्रांसपोर्ट करना वुड बी वेरी कॉस्टली। तो अगर आप मकान बनाने का बिजनेस है, अगर आप बिल्डर हो, तो ये जो पत्थर के मकान बनाने का काम है, ये कहाँ कीजिए आप, जोधपुर जैसी जगह में, वहीं पत्थर निकल रहा है, वहीं पे कंज्यूम हो गया। तो प्रॉक्सिमिटी टू सप्लायर के, जहाँ वो रिसोर्स निकल रहा है वहीं पे हम चले गए। पेरिशेबल गुड्स में अभी हमारी बात हुई थी कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वेटनरी प्रोडक्ट्स हैं, उनमें कोशिश करते हैं हम कि मार्केट के नज़दीक रहे, अदरवाइज लाइफ कम हो जाएगी। 2 दिन 3 दिन की हमारे उसकी मिल्क की हम लाइफ लेकर के चल रहे हैं, उसमें से 1-1.5 दिन अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन में निकल गया तो इट इज़ अ कॉस्टली अफेयर। सो पेरिशेबल गुड्स के अंदर जनरली यू शुड हैव प्रॉक्सिमिटी टू सप्लायर्स, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, प्रॉक्सिमिटी टू कॉम्पिटिटर्स। जब भी ये क्वेश्चन क्लास के अंदर, लाइव क्लास के अंदर मैंने पूछा है कि कस्टमर्स के नज़दीक होना चाहिए या दूर हमारा प्लांट, तो एवरीबडी सजेस्ट कि कस्टमर से दूर होना चाहिए, कस्टमर के आसपास नहीं जाना है। जबकि अगर हम देखें, सॉरी कस्टमर नहीं, कॉम्पिटिटर। जब भी मैंने ये क्लास के अंदर कभी पूछा है कि हमारे को अपने कॉम्पिटिटर्स के नज़दीक होना चाहिए या दूर, तो एवरीबडी सेज कि कॉम्पिटिटर से दूर रहो। कॉम्पिटिटर से दूर कहाँ रहना है? मार्केट में रहना है। प्रोडक्शन में कॉम्पिटिटर से दूर रहने से क्या मतलब निकलता है? जहां बेचना है वहां अगर कोई जना ऑलरेडी पानी की बोतल बेच रहा है, तो फिर मैं वहां नहीं बेचता, मैं कहीं और बेच लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे तो ऑब्वियसली अब आधी बॉटल्स भी अगर हमारी बिकती हैं, तो मैं 10 बोतल बेचने आया था, 5 ही बिकेंगी। बेटर है मैं थोड़ा सा कहीं दूर जा करके बेच लेता हूँ, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे गांव में, किसी दूसरी हाईवे पे। तो कॉम्पिटिटर्स के केस में क्या होता है कि अगर फिनिश गुड की बात कर रहे हैं, मार्केट की बात कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटर को अवॉइड करो, कॉम्पिटिटर से दूर रहो। लेकिन प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो बेटर है कि आप कॉम्पिटिटर के नज़दीक रहो। क्यों कॉम्पिटिटर के नज़दीक रहो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या है? जब एक जैसे प्रोडक्ट बनाने वाले साथ आ जाते हैं लोग, तो अचानक से हम देखते हैं कि रॉ मटेरियल भी वहाँ खूब सारा मिलने लग जाता है, क्योंकि एक रॉ मटेरियल सेलर आता है और वो 10 फैक्ट्री में बेच करके चला जाता है, तो उसके लिए भी सस्ता पड़ा, उसको अलग अलग जगह जाके नहीं बेचना पड़ा। एक फैक्ट्री 5 फैक्ट्री अगर लगी हुई है, तो वहाँ की जो लेबर है वो अपने आप स्किल्ड होने लग जाती है, वहाँ पे उनमें वो हुनर आने लग जाता है, तो हमारे को स्किल्ड लेबर मिलने लग जाएगी। जब 5 फैक्ट्री ऑलरेडी किसी एक काम को कर रही है, तो इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, लाइसेंसिंग सारा वहाँ पे प्रैक्टिस में आया हुआ है। एक नए प्रोडक्ट की लाइसेंसिंग अगर हम अचानक से बीकानेर जैसे छोटे शहर के अंदर लेने चले जाएं, तो हमारे को पता पड़ेगा कि वहाँ पे डिपार्टमेंट्स को पता ही नहीं है कि इसकी लाइसेंसिंग के रूल्स क्या हैं। लेकिन जब इंडस्ट्री बनी हुई है, 5 फैक्ट्रीज अच्छे से चल रही है, तो बिजली विभाग को भी पता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट नोज़ कि इनकी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स कैसी रहेंगी, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आकर के हमारे लिए फैसिलिटी अरेंज कर देगा। तो प्रोडक्शन के केस में इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम कहाँ चले जाएं, जहाँ कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी बैठे, क्योंकि उन्होंने सारा हार्ड वर्क कर लिया, उन्होंने बड़ी सड़कें बनवा ली, उन्होंने लॉजिस्टिक्स करा ली, उन्होंने प्रेशर लगवा करके
कोई ट्रांसपोर्टर्स वहाँ पे मंगवा लिए, कोई प्रेशर लगा करके ट्रेन शुरू करवा ली होंगी, जैसा भी प्रेशर लगा करके बिजली का कनेक्शन ले लिया। अब हमारे को तो जाकर के वहाँ पे लैंड पे प्लांट सेटअप करना है। तो फॉर कॉम्पिटिटर्स इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि हम दूर ना जाएं, पास जाएं, प्रॉक्सिमिटी टू कॉम्पिटिटर्स। इट इज़ कॉल्ड क्लस्टरिंग, ऑफन ड्रिवन बाय रिसोर्सेज सच एज नेचुरल इंफॉर्मेशन, कैपिटल एंड टैलेंट। अब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पत्थर निकलता हमारा जोधपुर के अंदर है, तो सारे के सारे जो, अगर कोई कॉम्पिटिटर भी है तो वो ऐसा थोड़ी है कि वो कह देगा कि जोधपुर में तो यार 5 जने पत्थर निकाल रहे हैं, आई विल गो टू जयपुर और उदयपुर और बीकानेर। जाना तो जोधपुर ही पड़ेगा क्योंकि वो मटेरियल वहाँ निकल रहा है। तो रिसोर्सेज हो गए, इंफॉर्मेशन, कैपिटल, टैलेंट, टैलेंटेड लेबर वही है। तो अगर आपको कहीं पे ऑलरेडी ये सेटअप मिल रहा है, सिलिकॉन वैली की हम बात करते हैं, तो ये जो हमारे साउथ के अंदर हम सिलिकॉन वैली कहने लगे, वो क्या हो रहा है कि वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत थे, वहाँ पे पढ़े लिखे बच्चे बहुत सारे निकले, कंप्यूटर साइंस पढ़े हुए, और उन्होंने वहाँ से काम करना शुरू कर दिया। तो अचानक से वहाँ पे इतना ज़्यादा चंक हो गया, इतना रिसोर्स हो गया कि जिसको भी सॉफ्टवेयर कंपनी सेटअप करनी है वो वहाँ जा करके सेटअप कर लेता था, कि इतनी सारी स्किल्ड लेबर मिल रही है उसको, तो टैलेंट वहाँ मिल रहा है हमारे को। तो प्रॉक्सिमिटी टू कॉम्पिटिटर्स। अब सारे सॉफ्टवेयर वाले कहाँ जाते थे? साउथ में। पहले बेंगलोर था, और फिर बेंगलोर में जब सैचुरेशन आने लगा, पीपल स्टार्टेड मूविंग टू हैदराबाद। सारी बड़ी कंपनी, सारे बैंक्स के ऑफिसेस कहाँ जाते हैं? बॉम्बे के अंदर जाते हैं। तो ये प्रॉक्सिमिटी टू कॉम्पिटिटर्स क्या है कि क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होता है, वहाँ फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। फाउंड इन बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज, दोनों ही जगह ये देखा जाता है कि इट इज़ बेटर यू गो नियर टू योर कॉम्पिटिटर्स। हाँ, सर्विसेज के अंदर थोड़ा सा ऐसा रहता है कि हम 2 रेस्टोरेंट एक साथ ना बना लें, तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हम बिल्कुल उसी जगह पे बना लें जहाँ पे हमारा कॉम्पिटिटर है। जैसे कि हम कोटा को एजुकेशनल हब कहते हैं, तो सारे इंस्टीट्यूट्स कहाँ निकले? कोटा में निकलते गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने देखा कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था जिससे कुछ IITs के अंदर सिलेक्शंस हो गए, तो किसी दूसरे ने देखा कि मैं भी ऐसा कोचिंग करा देता हूँ, मेरे यहाँ से भी सिलेक्शंस हो जाएंगे। चांस की बात है कि उनके यहाँ से भी सिलेक्शंस हो गए। अब जब 2 के यहाँ से सिलेक्शंस हो गए तो सब पेरेंट्स को क्या लगता है कि हम कोटा भेजेंगे। कोटा में ऑब्वियसली अब वो कितने बच्चों को पढ़ाएं, तो उनके रिसोर्सेज कम पड़ने लग गए, तो किसी दूसरे ने वहाँ पे कोचिंग सेटअप शुरू कर लिया। अब जब सभी जने वहाँ पे भेजने लग गए अपने बच्चों को, तो ऑब्वियसली पूरे इंडिया का बेस्ट टैलेंट जो था वो कोटा चला जाता था कोचिंग के लिए, तो फिर वहाँ से और ज़्यादा सिलेक्शंस होने लग गए। तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ, सर्विस इंडस्ट्री में भी हमने देखा कि कई बार ऐसा हो सकता है कि हम कॉम्पिटिशन के नज़दीक चले जाएँ। कचौरी समोसे वाला है तो अब वो बीकानेर आएगा, वो जोधपुर आएगा, वो राजस्थान के एरियाज़ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ बिकती है। तो सर्विसेज के अंदर भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम कंपटीशन के नज़दीक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो एनवायरनमेंट बना हुआ है। अब हम कोटा के अंदर जाएं तो वो एक पूरी कॉलोनी ऐसी बनी हुई है जहाँ हॉस्टल्स ऐसे बने हुए हैं। आप उस कॉलोनी के अंदर चले जाओ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हॉस्टल्स हैं, उनके क्लासरूम्स हैं, सेटअप्स हैं, तो एवरीबडी इज़ वर्किंग ओवर देयर, एवरीबडी इज़ गेटिंग देयर शेयर। तो बहुत बार सर्विसेज भी ऐसा करती है कि वो कॉम्पिटिटर्स के नज़दीक चली जाती है। तो दीज वर फैक्टर्स दैट अफेक्ट लोकेशन डिसीजंस, कि हम जब कोई एक प्लॉट लेने की कोशिश करें तो क्या क्या बातों का ध्यान रखें। क्या क्या बातों का ध्यान रख रहे हैं हम? लेबर प्रोडक्टिविटी, एक्सचेंज रेट्स, कॉस्ट्स, पॉलिटिकल रिस्क, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, सप्लायर्स एंड कॉम्पिटिटर्स। आगे अगर हम देखें तो लोकेशन डिसीजंस एज अ स्ट्रेटजी, कि ये जो लोकेशन डिसीजंस हम ले रहे हैं ये कैसे एक स्ट्रेटजी के शेप में हम यूज़ कर सकते हैं, कि कैसे हम इसमें अगर एक सही डिसीजन ले लें तो दूसरों से ज़्यादा बेटर रिटर्न्स हमारे आने लग जाएंगे। स्ट्रेटजी क्या होती है? अपने बिजनेस को एक्सेल करना। स्ट्रेटजी क्या होती है? कि दूसरे बिजनेस से ज़्यादा प्रॉफिट्स निकालना। तो इफ प्लेड प्रॉपरली, लोकेशन डिसीजंस कैन ऑल्सो एक्ट एज अ स्ट्रेटजी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस अ फर्म मेक्स। इतना ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है लैंड के अंदर कि अगर आपको सही कार्ड्स गिर गए, सही लैंड मिल गई, तो बहुत सारा तो आपको एक हेड स्टार्ट वैसे ही मिल गया। जहां कोई दूसरा जना 5 करोड़ में काम कर रहा था, आपने 2 करोड़ में अगर अपना काम कर लिया है तो 3 करोड़ की हेड स्टार्ट तो आपको वैसे ही मिल गई। अब जो मशीन्स वो लाता वो मशीन्स आप भी लाएंगे, लेकिन आज आप 3 करोड़ के प्लस में आ गए। तो इट इज़ अ वेरी ह्यूज डिसीजन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस अ फर्म मेक्स। ये तो चलो स्टार्टअप की बात हुई कि हमने लैंड कहाँ ली, लेकिन अगर लैंड लेने के बाद भी आपने किसी अच्छी जगह लैंड ली है जहाँ पे लेबर अच्छे से अवेलेबल है, रॉ मटेरियल अच्छे से अवेलेबल है, तो इट इज़ अ ह्यूज बोनस, ह्यूज प्लस। और वही अगर हमने कहीं गलत जगह ले ली लैंड, जहाँ लेबर भी कॉस्टली पड़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली पड़ रहा है, तो वो सारा का सारा पूरी लाइफ टाइम का नुकसान हो गया। तो दिस इज़ अ डिसीजन, क्योंकि यहाँ से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है हमारा। अगर ज़मीन ही गलत जगह ले ली जहाँ से
लॉजिस्टिक्स महंगी पड़ रही है, लेबर महंगी पड़ रही है, रॉ मटेरियल महंगा पड़ रहा है, तो बिजनेस का एक्सेल करना मुश्किल है। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस अ फर्म मेक्स। इंक्रीजिंगली ग्लोबल इन नेचर। पहले तो ये होता था कि जनरली जो बिजनेसमैन जहां का है वो वहीं का काम कर लेता था। जो किसी ऐसी जगह है जहां कपड़े का काम होता है तो वो वहां कपड़े का ही काम कर लेता था, और बस उसने एक दुकान है और ज़्यादा बड़ा हो गया तो उसने फैक्ट्री डाल ली, ज़्यादा बड़ा हो गया तो 2 फैक्ट्री डाल ली, एक फैक्ट्री से सामान बाहर जाने लग गया, बस इतना ही होता था। लेकिन आज की डेट में वो कपड़े का काम करते करते फिर उसको दिखता है कि मैं मोबाइल का काम कर लेता हूँ, उसको लगता है कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट सेटअप कर लेता हूँ, उसको लगता है मैं एक कॉलेज डाल लेता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन गारमेंट टेक्सटाइल मैनेजमेंट ऐसा कुछ डाल देगा वो। तो अल्टीमेटली आज की डेट में क्या हो रहा है, इंक्रीजिंगली ग्लोबल इन नेचर, चारों तरफ सब जने फैल रहे हैं। तो जहां पहले तो हमारे को उसी सिटी के अंदर जगह देखनी थी, आज अब मेरे को ये भी देखना पड़ता है कौन से स्टेट में जाऊं। 4 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ ये काम हो सकता है, बाहर भी 5 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडिया का सामान बिकता है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, मैं वहाँ जाके सेटअप कर लूँ। तो इंक्रीजिंगली ग्लोबल इन नेचर, ये डिसीजन जो पहले रिस्ट्रिक्टेड होता था कि एक सिटी में ही 4 इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, किस इंडस्ट्रियल एरिया में जाना है चले जाओ। लेकिन आज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ तो कंट्री लेवल पे हो गए हैं, कंट्री लेवल छोड़िए वो वर्ल्ड लेवल पे हो गए हैं। इस कंट्री में जाएं, उस कंट्री में जाएं, सिंगापुर जाएं, मलेशिया जाएं, हांगकांग जाएं, इंडिया आएँ, चाइना जाएं, तो पता ही नहीं पड़ता है आजकल कहाँ जाया जाए। तो इंक्रीजिंगली ग्लोबल इन नेचर, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। अभी हमारी बात हुई थी कि एक हेड स्टार्ट ही मिल जाएगी, 5 करोड़ की ज़मीन आपको 2 करोड़ में मिल गई, तो सिग्निफिकेंट सेविंग्स इन फिक्स्ड कॉस्ट। लेबर के और मटेरियल के नज़दीक अगर ज़मीन मिल गई, सिग्निफिकेंट सेविंग इन वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में सेविंग हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट में सेविंग हो रही है, लेकिन ये डिसीजन गलत हो गया तो बहुत कॉस्टली भी पड़ जाएंगे डिसीजंस। डिसीजन मेड रिलेटिवली इनफ्रीक्वेंटली, माल कहाँ से मंगाना है, हड़ताल हो गई, बरसात हो गई, लैंडस्लाइड हो गई, सामान नहीं आ रहा है, कोरोना हो गया, 2 महीने 3 महीने सामान नहीं बिक रहा है। कोरोना का जब ओपन अप हुआ तो जहाँ से हमारा सामान आता था, बीच में कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो लॉकडाउन में थे, तो रास्ते से घूम के आ जाएगा। तो ये छोटे डिसीजंस हैं, आप लेते रहते हैं। आज हड़ताल के कारण रास्ता रूट चेंज हो गया, कोरोना के लॉकडाउन के कारण रूट चेंज हो गया, किसी दूसरे रास्ते से हमारा सामान आ रहा है। दीज आर रूटीन डिसीजंस। लेकिन जो ज़मीन का डिसीजन है, लोकेशन का डिसीजन है, डिसीजंस आर मेड रिलेटिवली इनफ्रीक्वेंटली। ऐसा नहीं है कि ये आए दिन लिए जाते हैं, ये डिसीजंस बहुत ही रेयरली लिए जाते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस तो ऐसे होते हैं जो एक फैक्ट्री से शुरू होते हैं और वो जनरेशंस निकल जाती है उनके अंदर, और कोई डायनामिक भी है तो वो 2 फैक्ट्री 3 फैक्ट्री 5 फैक्ट्री कर लेगा। तो इसका मतलब वो 2-3 पीढ़ी के अंदर 5 बार ये डिसीजन लिया जा रहा है। तो दीज डिसीजंस आर मेड रिलेटिवली इनफ्रीक्वेंटली। जबकि लेबर चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, बड़े टेलीविजन आते थे, पतले टेलीविजन आ गए, बटन वाले मोबाइल आते थे, टच स्क्रीन मोबाइल्स आ गए, टच स्क्रीन के अंदर 6.5 इंच के मोबाइल नॉर्म हो गए। तो अपनी मशीन्स चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बढ़ते रहेंगे। तो वो डिसीजंस तो होते रहते हैं। लेकिन जब भी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मोबाइल टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मैं नई फैक्ट्री नहीं डाल रहा हूँ, उसी लोकेशन के ऊपर उसी लोगों के साथ, उसी वर्कफोर्स के साथ मशीन्स में थोड़ा चेंज करके, रॉ मटेरियल में थोड़ा चेंज करके काम चल रहा है। तो इसका मतलब ज़मीन नहीं ली गई, ज़मीन तो वो ही रहे। तो डिसीजंस आर मेड रिलेटिवली इनफ्रीक्वेंटली, बहुत कम बार लिए जाते हैं डिसीजंस। देन ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज बेनिफिट ऑफ लोकेशन टू द फर्म। ऑब्वियसली 2 बेनिफिट्स होते हैं, एक तो लैंड सस्ती पड़ जाए, एक सेकेंडली कि अभी की बचत कोई काम नहीं आएगी अगर बाद में कॉस्टली पड़े लाइफ टाइम। तो अभी आपको 2 करोड़ की जगह 4 करोड़ खर्चने पड़े हैं तो कोई बात नहीं, कहीं ऐसा ना हो जाएगा ज़िंदगी भर रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, कहीं रिमोटली आपने फैक्ट्री लोकेट कर दी तो फिनिश गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन बहुत लग रहा है, लेबर का आने जाने का डेली का 100 किलोमीटर का है, तो वो जो टाइम वेस्ट हो रहा है, कॉस्ट्स आ रही हैं, वो आपके सिर पे आ गई, ओवरहेड बन गई। तो द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ लोकेशन टू द फर्म, कि लोकेशन ऐसी ली जाए कि अपने को मैक्सिमम बेनिफिट उसका मिल सके, सबसे ज़्यादा बेनिफिट के अंदर हम रह सकें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में भी और बाद में जो रूटीन हमारे एक्सपेंसेस हैं उनके अंदर भी। देन देयर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकेशन डिसीजंस। लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, लॉन्ग टर्म है, अभी हमने बात की कि ऐसा नहीं है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो फैक्ट्री नहीं लग जाए, टेलीविजन टेक्नोलॉजी चेंज हो गई फैक्ट्री नहीं लग जाए, कार टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, नए स्टैंडर्ड्स आ गए, फैक्ट्री नहीं लग, ऐसा नहीं होता है, उसी फैक्ट्री में रहते हुए चलते हैं। तो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म डिसीजन। जो लेआउट डिसीजन है, सॉरी लोकेशन डिसीजन है, लेआउट तो फिर भी चेंज हो जाएगा कि
टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि मशीन बड़ी आ गई, आसपास की दीवारें तोड़वा के नया कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। मशीन छोटी आ गई, पार्टीशन करा करके 2 रूम बन जाएंगे। लेकिन लोकेशन डिसीजंस ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म है, वो एक बार ले ली जाती है फिर उसी में रहा जाता है। डिसीजंस आर मेड इनफ्रीक्वेंटली, अभी हमारी इसके बारे में बात हुई है। डिसीजन ग्रेटली अफेक्ट्स बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट्स, अगेन इसके बारे में अभी हमारी बात हुई है कि अगर शुरू में सस्ती पड़ गई तो फिक्स्ड कॉस्ट कम हो गई, रॉ मटेरियल और लेबर के नज़दीक चले गए, मार्केट के नज़दीक चले गए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई, वेरिएबल कॉस्ट कम हो गई। तो दिस डिसीजन अफेक्ट्स आर फिक्स्ड एंड वेरिएबल बोथ काइंड्स ऑफ कॉस्ट्स एंड ट्रिमेंडसली ह्यूज इम्पैक्ट। वंस कमिटेड टू अ लोकेशन मैनी रिसोर्स एंड कॉस्ट इश्यूज आर डिफिकल्ट टू चेंज। आप एक बार एक जगह आ गए, अब ऐसा नहीं है कि ये जगह थोड़ी कॉस्टली पड़ रही है कहीं और ले लेते हैं, ये प्लॉट थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, ये कॉर्नर का पड़ रहा है, यहाँ से हवा सही नहीं आती है, यहाँ से पोल्यूशन ज़्यादा है, यहाँ आसपास के पोल्यूशन ज़्यादा है। अब नहीं होगा, एक बार जहाँ आ गए यू नीड टू स्टे देयर। वंस कमिटेड टू अ लोकेशन मैनी रिसोर्सेज एंड कॉस्ट इश्यूज आर डिफिकल्ट टू चेंज। अब ऐसे चेंज नहीं होंगे। आपने प्लॉट तो ले लिया, सस्ता पड़ रहा था, अब पता पड़ा कि यहाँ वेस्ट डिस्पोजल के लिए जगह नहीं है, आपको एक ट्रक लेना पड़ता है जो 35 किलोमीटर दूर जाकर के आपका वेस्ट डंप करके आएगा, डिस्पोज करके आएगा। तो अब ये तो एक प्रॉब्लम हो गई कि डेली का डेली एक ट्रक है हमारा जो 35 किलोमीटर्स हमारा खाली वेस्ट फेंकने के लिए जा रहा है। ये तो ओवरहेड बंद किया तो बंद किया, क्या कर सकते हैं। तो वंस कमिटेड टू अ लोकेशन मैनी रिसोर्स एंड कॉस्ट इश्यूज आर डिफिकल्ट टू चेंज ओवर हियर। देन डिटर्मिनिंग एन ऑप्टिमल फैसिलिटी लोकेशन इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। भले टाइम लग जाए, भले 4 जगह से राय लेनी पड़े, भले कंसल्टेंट से राय लेनी पड़े, भले अच्छे अच्छे मैनेजर्स को हायर करना पड़े, लेकिन दिस इज अ डिसीजन वर्थ वाइल। डिटर्मिनिंग ऑप्टिमल फैसिलिटी लोकेशन इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। अगर एक जगह सही से बन गई, अच्छी जगह मिल गई, रॉ मटेरियल के नज़दीक है, लेबर के नज़दीक है, सस्ती है, तो इट इज़ अ लाइफ टाइम अचीवमेंट। ज़िंदगी भर वो प्रॉफिट देगी। अभी हेड स्टार्ट देगी, कुछ कैपिटल बचा करके देगी आपको, इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बचा के देगी, बाद में रनिंग कॉस्ट को बचाएगी। तो डिटर्मिनिंग ऑप्टिमल फैसिलिटी लोकेशन इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। देन हायरार्की ऑफ लोकेशन डिसीजंस की अगर अपन बात करें, हायरार्की ऑफ लोकेशन डिसीजंस अभी हमने बात की थी। पहले सिटी डिसाइड करो कहाँ रहना है, फिर कॉलोनी डिसाइड करो कहाँ रहना है, और फिर उस कॉलोनी के अंदर कहाँ जाना है ये डिसाइड करो। बस एग्जैक्टली यही हायरार्कियाँ हैं। क्या था, पहले तो स्टेट सिटी डिसाइड करें, कंट्री डिसाइड कर लो। पहले कंट्री डिसाइड की, फिर स्टेट डिसाइड किया, फिर सिटी डिसाइड किया, फिर सिटी के अंदर कॉलोनी डिसाइड की, कॉलोनी के अंदर प्लॉट डिसाइड किया। वही यहाँ पे रहेगी। क्या है हायरार्की ऑफ लोकेशन? नेशनल लेवल, कौन सी कंट्री में हमारे को प्रोड्यूस करना है। इफ़ एट ऑल यू आर एन एमएनसी, लोकल है तो ये क्वेश्चन हट जाता है हमारा। लेकिन अगर हम एमएनसी हैं, बाहर जाने की इच्छा रखते हैं, तो नेशनल लेवल पे डिसाइड करना होगा, रीजनल लेवल पे डिसाइड करना होगा। नेशनल मतलब मेरे को इंडिया में काम करना है, अब इंडिया में आकर कहाँ जाना है तो रीजनल लेवल पे डिसाइड करते हैं। राजस्थान जाएंगे, एमपी जाएंगे, गुजरात जाएंगे, हिंदी बेल्ट में ही जाना है तो ये यूपी, बिहार, एमपी, हरियाणा, पंजाब, इसमें जा सकते हैं हम। तो रीजनल लेवल डिसाइड कीजिए आप। देन एग्जैक्ट साइट के ऊपर चले जाइए कि इस साइट के ऊपर हमारे को जाना है। तो ये 3 लेवल का हमारा डिसीजन होता है जब एक जगह को हम देखते हैं। घर प्लॉट लेते हैं तो उसमें भी हम यही देखते हैं, मकान लेते हैं उसमें भी हम यही देखते हैं, फैक्ट्री के लिए जगह देख रहे हैं उसमें भी हम यही देखेंगे। नेशनल लेवल पे क्या होते हैं जो इश्यूज होते हैं? पॉलिटिकल रिस्क्स, गवर्नमेंट रूल्स, एटीट्यूड्स, इंसेंटिव्स। अभी हम पीछे बात करके आए हैं कि गवर्नमेंट किस चीज़ को फेवर करती है। गवर्नमेंट्स का जनरली होता है कि इस प्रोडक्ट को फेवर करती है, इसको नहीं करती है। तो जिसको वो फेवर करते हैं उन कंट्रीज़ में जाया जाए। बहुत बार गवर्नमेंट्स टैक्स एग्जेम्पशंस दे देती हैं, जैसे कि अभी अपन देखें तो वो जो भी एक अपनी सरकार की पॉलिसी आई है आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत में क्या हो रहा है कि सब जनों को कहा जा रहा है, यहाँ वालों को कि यहीं बनाया जाए। तो उसमें हैवी टैक्स एग्जेम्पशंस मिल रही है स्टार्टअप्स को। तो फिर बेटर है कि मैं यहीं रहूँ, और उसमें भी अगर किसी स्टेट के अंदर ज़्यादा एग्जेम्पशंस है तो वहाँ चला जाऊँ। तो पॉलिटिकल रिस्क, गवर्नमेंट रूल्स, एटीट्यूड्स, इंसेंटिव्स, आत्मनिर्भर के अंदर आपको हैवी टैक्स एग्जेम्पशंस मिल रहे हैं, तो उन सब का ध्यान रखा जाए। देन कल्चरल एंड इकोनॉमिक इशूज़। गुजरात के अंदर अल्कोहल बैन है तो फिर आप वहाँ मत बनाइए। किसी कंट्री के अंदर अगर वो प्रोडक्ट नहीं चलता है, वेजिटेरियन कंट्री है, तो फिर आप वहाँ पे KFC का मत लेकर के जाइए फ्रेंचाइजी। तो कल्चरल एंड इकोनॉमिक इश्यूज़ भी रह सकते हैं। लोकेशन ऑफ मार्केट्स रह सकती है। इंडिया कोई भी जना किस लिए आ रहा है? नॉट बिकॉज बिजनेस इज ईजी। ईज ऑफ बिजनेस एक भ्रम है। इंडिया कोई भी जना किस लिए आता है? लोकेशन ऑफ मार्केट्स। 130 करोड़ फ्री में मिलते हैं उनको। एक कंट्री के अंदर 130 करोड़ का मार्केट जब मिलता है, वो
कुछ भी नहीं ले तो भी यूएस अमेरिका की पॉपुलेशन से ज़्यादा बिक जाता है यहाँ पे। सच इज आर पॉपुलेशन। तो मार्केट्स का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड आप मार्केट्स के नज़दीक जाए, मार्केट्स को देखते हुए प्रोडक्शन करने की कोशिश करें। लेबर, टैलेंट, एटीट्यूड्स, प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट, ये अभी अपन बात करके आए हैं पीछे कि प्रेफरेबली जिस कंट्री के अंदर लेबर है, जैसे कि हमने सिलिकॉन वैली की बात की, तो इंडिया की सिलिकॉन वैली कहाँ थी? इनिशियली बेंगलोर के अंदर थी, फिर वो साउथ पूरा ही वैसा बन गया। तो वो क्यों हुआ? लेबर टैलेंट था वहाँ पे, तो एवरीबडी स्टार्टेड गोइंग देयर, वहाँ पे जाके बनाने लग गया। दरी का काम है, ये जो बनाई जाती है कालीन, गलीचे, उनका काम है, तो बीकानेर में हो रहा है तो यहाँ बनवा लेता है अगर किसी को प्रोडक्शन करना है तो। लेबर टैलेंट जहाँ है, यहाँ की लेबर को आता है वो काम करना, तो यहाँ से करवा लेते हैं। एटीट्यूड्स, प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट, लेबर की एटीट्यूड कैसी है, उस प्रोडक्ट की रिसेप्शन कैसी है, क्या उस प्रोडक्ट को वो बनाना चाहते हैं। तो अगर कंट्री रिसीव कर रही है, बना रही है, तो अपन वहाँ जाके बना लेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाईज, कम्युनिकेशन, एनर्जी, ये हमने देखा था जो कॉम्पिटिटर्स के केस में, कि सिर्फ एक फैक्ट्री बनानी चाहता हूँ, पैसा है, उससे नहीं होएगा। आपको ये भी देखना है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कैसा है, सप्लाईज कैसी हैं, रॉ मटेरियल है भी या नहीं उस कंट्री के अंदर। रॉ मटेरियल नहीं है तो मैं जब बाहर से इंपोर्ट करूँगा तो कम्युनिकेशन कैसा है, एनर्जी कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, ये सब भी देखना पड़ेगा कि अगर रॉ मटेरियल बाहर से ही लाना है तो कनेक्टिविटी किस तरह की मिलेगी। छोटे छोटे देश हैं, मलेशिया है, सिंगापुर है, वियतनाम है, और इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं ये सारे देश, क्योंकि हर एक कंपनी क्या चाहती है कि इन कंट्रीज़ के अंदर जाकर के अपना प्लांट सेटअप कर ले, क्योंकि इतनी एग्जेम्पशंस है, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट का सपोर्ट है कि हर एक जना चाहता है कि यहाँ जाकर के बना ले और फिर यहाँ से बाकी सब जगह एक्सपोर्ट कर दे, सब कुछ सस्ता पड़ता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाईज, कम्युनिकेशंस, एनर्जीज, पावर कितनी है, फैक्ट्रीज़ के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है पावर। एक्सचेंज रेट्स एंड करेंसी रिस्क, इसको हम देखते हुए आए थे। रीजनल लेवल पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? कॉरपोरेट डिज़ायर्स क्या हैं, सरकार चाहती है कि नहीं, सरकार किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना चाहती है, कॉरपोरेट डिज़ायर्स कैसे हैं, अट्रैक्टिवनेस ऑफ रीजन, कॉरपोरेट्स मतलब बिजनेसमैन क्या करना चाह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, बैंक्स लोन्स देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे हैं, इस प्रोडक्ट को लोन देते हैं या नहीं देते हैं, तो वो थोड़ा सा एक कॉरपोरेट एनवायरनमेंट किस तरह का है। जैसे कि हमारे को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डालना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट डालना है, तो कोटा में चले जाओ, सभी जने डाल रहे हैं, अपने को मार्केट भी अच्छा मिल जाएगा, वहाँ पे लोन्स भी मिल जाएंगे, सबको पता है कि यहाँ ये प्रोडक्ट चलता है। तो कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है, कॉर्पोरेट डिज़ायर्स कैसे हैं, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट कैसा है, अट्रैक्टिवनेस ऑफ रीजन, कोटा की अट्रैक्टिवनेस है कोचिंग के लिए, बीकानेर की अट्रैक्टिवनेस है भुजिया के लिए, जोधपुर और उदयपुर की अट्रैक्टिवनेस है पत्थर के लिए। तो जहाँ की जो अट्रैक्टिवनेस है, अब आप देख लीजिए अब आपका प्रोडक्ट क्या है, वहाँ पे जाकर के आप प्रोडक्शन कर लीजिए। तो रीजनल लेवल पे इंडिया में काम करना है तो इंडिया में कहाँ पे जाया जाए उस रीजन के हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए। कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलिटीज़, ऑब्वियसली किस स्टेट के अंदर हमारे को इस चीज़ की स्किल्ड लेबर मिल जाएगी, कॉस्ट कितनी पड़ेगी, यूटिलिटीज़ लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं, बिजली है या नहीं, रोड है या नहीं। जहाँ पे भी फैक्ट्री होगी वहाँ पे यू नीड वेरी गुड रोड्स, क्योंकि उस पर आपके भारी भारी ट्रक आने वाले हैं और अगर रोड सही नहीं हुई तो वो ट्रक पलट सकते हैं। तो इसलिए वी नीड वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी सपोर्ट, वाटर सपोर्ट। तो कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलिटीज़। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, चाइना क्यों अपना माल इंडिया के अंदर डंप करता है, बेचता नहीं है, डंप करता है? रीज़न बीइंग कि इंडिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं किसी भी चीज़ की एक्सेप्टेंस के, वो इतने ज़्यादा हाई नहीं है। लिटरली यूरोपियन स्टेट्स की जो रिजेक्टेड कार्स हैं वो इंडिया के अंदर जो बेस्ट कार्स बन रही है उनसे बेटर स्टैंडर्ड्स की है, और इंडिया की जो बेस्ट कार्स हैं वो यूरोपियन स्टेट्स के अंदर एक्सेप्ट नहीं होंगी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के कारण। तो ये जो हमारी रेगुलेशंस हैं, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस है, कंट्री की रेगुलेशंस हैं, स्टेट की रेगुलेशंस हैं, वो बहुत इम्पैक्ट डालती है। तो चाइना हमारे यहाँ क्यों डंप कर रहा है कि हमारी रेगुलेशंस इतनी रिलैक्स्ड हैं, लाओ जो डाल दो। तो अगर कहीं पे ऐसा है जहाँ पे आपको रेगुलेशन से मैच हो रहा है कि मेरा काम यहाँ पे चल जाएगा, गो देयर। देन यू हैव गवर्नमेंट इंसेंटिव्स एंड फिस्कल पॉलिसीज़। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, अभी टैक्स की बात की थी हमने कि वो आत्मनिर्भर भारत के अंदर ह्यूज टैक्स रिबेट्स मिल रही है, जो हमारे नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनको अनप्रेसिडेंटेड टैक्स रिबेट्स दी गई हैं। तो वो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स हो सकते हैं, फिस्कल पॉलिसीज़ हो सकती हैं जो गवर्नमेंट पुश करती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम अपने इंडस्ट्रियल एरियाज़ को बढ़ाने के लिए, कंपनीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि कंपनीज़ आएंगी तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अल्टीमेटली स्टेट की ग्रोथ होगी।
तो गवर्नमेंट के किस तरह के इंसेंटिव्स हैं, फिजिकल पॉलिसीज़ हैं, प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल एंड कस्टमर्स, ऑब्वियसली ये तो हम कंट्री लेवल पे भी देखते हैं, उसके बाद कंट्री तो अब इंडिया जैसी कंट्री की बात करें तो बहुत बड़ी हो जाती है, तो स्टेट लेवल पे भी देखते हैं। लैंड एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स, ऑब्वियसली आज अगर हम दिल्ली या बॉम्बे में जाकर के एक बड़ी फैक्ट्री लगाने का सोचते हैं तो इट इज़ अ वेरी कॉस्टली अफेयर। ये जो दिल्ली है वो इतना बड़ा क्यों हो गया, क्योंकि दिल्ली कॉस्टली था तो उसके आसपास लोगों ने लैंड लेनी शुरू कर दी, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, जो ओखला था, तो ये सारे के सारे एरियाज़ के अंदर लोगों ने लैंड लेनी शुरू कर दी फैक्ट्री के लिए कि बड़ी लैंड मिल जाएगी। दिल्ली तो कॉस्टली, अपन 40 किलोमीटर दूर गांव के अंदर ले लेते हैं। अब हुआ ये कि जब वो फैक्ट्रीज इतनी बसने लग गई, दिल्ली बीइंग कैपिटल स्टेट, वहाँ तक पहुँच गया हमारा, वो बस गया पूरा का पूरा, तो अब हुआ ये कि उसको हमने एनसीआर बना दिया और वो सभी जगह कॉस्टली हो चुकी है, तो अब और भी उससे दूर निकल रहे हैं, हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर्स तक पहुँच रहे हैं। तो अल्टीमेटली जहाँ लैंड और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स कम हो, फैक्ट्री के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एस्पेक्ट लैंड कॉस्ट्स का, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स का। तो इसका हमारे को थोड़ा ध्यान रखना होगा कि जहाँ पे बेटर लैंड मिल जाए, थोड़ा सा अपने को दूर चले जाएंगे। हमने देखा है कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो होते हैं जनरली शहर के बाहर होते हैं, एक शहर के आगे जो गांव है उसके अंदर होते हैं, इसीलिए क्योंकि उसके अंदर लैंड सस्ती मिल जाएगी, बड़ी खुली लैंड्स मिल जाएंगी, बड़ी बड़ी सड़क बनाई जा सकती है। शहर में बड़ी सड़क कहाँ से बनाएं? तो अगर मैं एक फैक्ट्री डाल भी देता हूँ मेन मार्केट के अंदर, तो सड़क कहाँ से आएगी, ट्रक कहाँ से आएगा? तो प्रेफरेबली ऐसी लैंड्स हो जो बड़ी लैंड्स हो और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स कम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट हो। तो नेशनल लेवल, रीजनल लेवल एंड लास्ट इज साइट लेवल। साइट लेवल में हमारी पर्सनल प्रेफरेंसेस होती हैं कि कॉर्नर मिल जाए, दो साइड से ओपन मिल जाए, तो हमारे को जो इन और आउट है अंदर की ट्रांसपोर्टेशन का, कि रॉ मटेरियल आ रहा है, फिनिश गुड्स जा रहे हैं, वो ये थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो देखें तो साइट साइज एंड कॉस्ट, कॉर्नर प्लॉट्स जनरली टेंड टू बी लार्जर वंस। तो अगर आपको बड़ा प्लॉट चाहिए तो कॉर्नर ले लीजिए, अगर आपको खाली एक छोटे से प्लॉट से काम चल जाएगा तो वाई पे मोर फॉर कॉर्नर प्लॉट। तो वो आपके हिसाब से साइट साइज एंड कॉस्ट देख सकते हैं। एयर, रेलवे, हाईवे, वाटरवे सिस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कैसा है, कनेक्टिविटी कैसी है, आपका प्रोडक्ट जो है वो बाहर की दुनिया में कैसे जाएगा, पूरा सपोर्ट है या नहीं है। तो ये सारी कनेक्टिविटी हमारे को मिलनी चाहिए साइट लेवल पे जब हम आ रहे हैं। कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं जो अच्छी हाईवे से कनेक्टेड होते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं जहाँ पे कच्ची रोड से ही वो कनेक्टेड है, तो या तो पूरा सिटी क्रॉस करें या वो उस कच्ची रोड से जाएं, तो इट कंज्यूम्स लिटरली हाफ अ डे फॉर देम। तो इसलिए कनेक्टिविटी कौन सी इंडस्ट्रियल एरिया की अच्छी है, कौन सा प्लॉट सही रहेगा। कॉर्नर प्लॉट ले लिया, बाहर का प्लॉट ले लिया, तो ट्रक सीधा अंदर घुसता है और सीधा बाहर निकल जाता है। जो इंडस्ट्रियल एरिया में कई बार ब्लॉकेजेस हो जाएंगे, एक ट्रक अनलोड हो रहा है तो आपका ट्रक रुक गया, वो सब नहीं, बाहर से आ रहा है। तो यू कुड थिंक ओवर सच थिंग्स। एयर, रेलवे, एयर, रेल, हाईवे एंड वाटरवे सिस्टम्स। देन प्रॉक्सिमिटी ऑफ सर्विसेज, ये हम पहले बात करके आ गए हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इशूज़, आजकल बहुत जगह पे अवेयरनेस आने लग गई है कि आप अपना वेस्ट ऐसे ही डंप नहीं करोगे। तो अगर ऐसे कोई इन्वायरमेंटल इश्यूज चल रहे हैं कि इस एरिया के अंदर अपने को CO2 एमिशंस ज़्यादा ही कंट्रोल करने हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो फिर वहाँ पे अपने को लाइसेंस नहीं मिलेगा, अपने को वहाँ जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम CO2 एमिशंस कर रहे हैं तो वो उसको काउंटर मेजर्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा हमारा। तो बेटर है कि किसी ऐसी जगह जाया जाए जहाँ पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इश्यूज़ हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से कम हो, क्योंकि बनता सब कुछ है, कहीं ना कहीं बनेगा। लेकिन अगर हम दिल्ली में कोई ऐसा पोल्यूशन वाला चीज़ बनाना चाह रहे हैं तो वहाँ हमारे को क्लियरेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि दिल्ली इज़ ऑलरेडी वेरी पोल्यूटेड। तो फिर लोग क्या करते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं जहाँ पे इसका इतना इम्पैक्ट नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतना अभी रोक नहीं रहे हैं इसको। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इश्यूज़ को भी हम थोड़ा कंसिडर करके चलें। देन देर आर मेथड्स ऑफ इवेल्युएटिंग लोकेशन अल्टरनेटिव्स। इनकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं, इसके बारे में हम जब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं तो बात करते हैं। मेथड्स ऑफ इवेल्युएटिंग लोकेशन अल्टरनेटिव्स के कैसे डिसाइड किया जाए। मैंने कंट्री सिलेक्ट कर ली, अब मैंने स्टेट के अंदर मेरे को 3-4 जगह समझ में नहीं आ रही है, तो उनको कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन सी जगह लेनी है। तो दिस विल टॉक इन नेक्स्ट लेक्चर एंड दैट वाज इट फॉर टुडे, वेयर वी वर टॉकिंग अबाउट लोकेशन. Next lecture we'll talk about methods of evaluating location alternatives, and thereafter we'll talk about layouts. So this will be our plan for coming lectures. So this is it for today. If you have any queries, suggestions, requirements, the topics that you wish we should cover, do leave them into comment section. And thanks for watching. Bye bye. Take care.